दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज वीकली करंट अफेयर पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा। यानी 18 मई से लेकर के 23 मई के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, एक बार फिर से वो घटनाएं आपके सामने आ रही हैं ताकि आप उन चीजों को याद रखेगा। क्या है ना दोस्तों कि जब आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि डेली 10 क्वेश्चन आपको दिया जाता है और पिछले दिन का रिवीजन भी कराया जाता है। लेकिन अगर एक हफ्ते के क्वेश्चन को ला करके आपके साथ वीकली करंट अफेयर डिस्कस कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि फिर आपको दोबारा कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखिए 18 मई से लेकर के 23 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने चल रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, प्ले स्टोर पर विजिट करिए, वहां पर स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है। तो अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई और भी बेहतर हो पाए। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा, आज सुबह ही मैसेज आया था, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, लेडीज हैं याद रखेगा, और उन्होंने एक नॉवेल लिखा है और बड़ा रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि सर इस नॉवेल के बारे में लोगों को बताइए। तो पहले मैंने खुद इस नॉवेल को पढ़ा, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, कुछ लाइन दी हुई थी, तो वहां मैंने पढ़ा, बहुत ही गजब की स्टोरी थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नॉवेल को मैं आपके सामने क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है और एक महिला के जीवन के बारे में बताया गया है कि महिला का जीवन कितना दुरूह होता है, लोग उस पर कितना प्रताड़ना करते हैं, तमाम चीजें हैं। तो याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम है ड्रीम लैंड ऑफ फूलमती। तो जो भी बच्चा कोई समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं, हर तरह का सपोर्ट उनको देता रहूंगा। तो इसको एक बार आप लोग गूगल पे सर्च जरूर करिएगा, वहां पर हो सकता है आपको इसका डिटेल मिल जाए। ठीक है, बुक का नाम है ड्रीम लैंड ऑफ फूलमती। ठीक है, और मैम का नाम है, याद रखिएगा, सिस्टर का नाम है संभावना पंत। ठीक है, संभावना पंत, भावना इनका नाम है, तो यहाँ टाइटल दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे आ जाते हैं अपने वीकली करंट अफेयर पर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न आपको पढ़ाया गया था कि कौन सी संस्था ये बताई है कि भारत का ग्रोथ रेट कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, मैंने कूट वाले प्रश्न जानबूझकर बनाए कि आपको एक साथ 4 याद हो जाए। बताइए फायदा किसका, आपका या स्टडी 91 का? आपका फायदा है। चलिए इसको मैच कराते हैं फटाफट। ठीक है, इन सभी के बारे में तो आप जानते होंगे। ठीक है, समय समय पर दोस्तों ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं अलग अलग देशों का जीडीपी ग्रोथ कितना है। ठीक है, और उसमें इन्होंने बताया, संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि जो जीडीपी का ग्रोथ होगा कितना होगा, 1.2% होगा। सबसे अच्छा ग्रोथ बताया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी उसका नाम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, याद रखेगा, उसने सबसे अच्छा बताया 4% की ग्रोथ रेट बताया था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा है नहीं, भारत तो खुद ही कह रहा है कि हम जो है जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं और हो ना हो निगेटिव इकोनॉमी में हम चले जाएं। ठीक है, तो याद रखेगा। इसके अलावा अगर मैं मूडीज की बात कर दूं तो याद रखिए, मूडीज ने सीधा सीधा बताया कि भारत की इकोनॉमी 0% पर आ चुकी है। मूडीज जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसके अनुसार भारत की इकोनॉमी 0% पर जा चुकी है। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत की इकोनॉमी कहां है, 1.5 से लेकर के लगभग 2.8% तक ये है। तो ये चारों मुख्य डेटा है, इसको आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में क्या करेगा ना, वो आपसे कोई एक पूछेगा, 4 नहीं पूछेगा। मैंने तो आपको एक साथ 4 दे दिया, तो इसको आप याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर भी वही बातें दी गई हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा हाल ही में चर्चित टूर ऑफ ड्यूटी संबंधित है। दोस्तों गजब की योजना सरकार ने लाया, मतलब मेरा दिल खुश हो गया, इस योजना को पढ़ करके मन गदगद हो गया। क्यों? देखिए क्या होता है ना कि हर व्यक्ति चाहता है कि यार मैं सेना में चला जाऊं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। भाई आदमी के भी मन में होता है कि नहीं, पूरा हमेशा के लिए नहीं जाना चाहता। लेकिन जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि आप सेना में जाना चाहते हो, तो मैं कहूंगा यार कि मैं सेना में कैसे जा सकता हूं, मेरा काम यूट्यूब पर पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षित करना है, तो मैं सेना में कैसे जा सकता हूं। लेकिन हाँ, अगर मौका मिलेगा तो आप जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे, लेकिन इस शिक्षा के कार्यक्रम को चलाते हुए। ठीक है, तब मैं जाना चाहूंगा। तो यहां पर दोस्तों अगर जिसको पार्ट टाइम में भी जाना है ना, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, इसमें पूरी कहानी आप समझ लीजिए, पूरी कहानी है क्या। लिख रहा है कि यह भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव है। नॉर्मली क्या होता था कि 10 साल के लिए लोग सेना में जाते थे, बट यहां पे क्या है कि केवल 3 साल के लिए आपको अपने जीवन का 3 साल केवल देना पड़ेगा। 3 साल के लिए आप सेना ज्वाइन कर सकते हैं। उस सेना ज्वाइन करने के पीरियड के दौरान आपको पूरी सैलरी दी जाएगी, मतलब एक आर्मी मैन को जो फैसिलिटी दी जाती है वो सभी फैसिलिटी आपको दी जाएगी, मतलब उसका सब कुछ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 3 साल तक आप सब कुछ पाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप सेना से अपना रिटायरमेंट लेंगे, आप आ जाइए, अपने जीवन में जो भी काम करना चाहते हैं वो काम करिए। ठीक है, एजुकेटर हैं तो एजुकेटर बनिए, टीचिंग करिए, जो करना हो करिए, मतलब 3 साल के लिए आप जा सकते। तो है ना मजेदार प्लान। दूसरा दे रहा है, इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्ण
पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। हाँ, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, इसके लिए कोई जो है परेशानी नहीं है, तो इसको आप याद रखेगा। यहां पर देखिए दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी हासिल कर लेते हैं इस पैकेज के बारे में। टूर ऑफ ड्यूटी कर भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने का एक जो है प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों एक ऐसा भी देश है जहां के सभी नागरिक उसके सेना में हैं। वो कौन सा देश है? इजराइल देश है। नाम सुना होगा ना, अभी हाल ही में इजराइल में प्रधानमंत्री बने हैं, दोबारा जीते हैं चुनाव को, बेंजामिन नेतन्याहू, आपको याद होगा नाम, ठीक है, उसको याद रखेगा। और एंटीबॉडी डेवलप किया जा रहा है उसके द्वारा, तो ये घोषणा की गई, उसलिए भी यह जाना जा रहा था, तो उसको आप याद रखेगा। कर यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो अपनी तरह का पहला ऐसा प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का स्वैच्छिक मौका देगा। आप भी जा सकते हैं और हम भी जा सकते हैं। कर टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य युवाओं को एक इंटर्नशिप या अस्थायी अनुभव प्रदान करना है। अच्छा, इससे देश का एक और फायदा है। देश का फायदा है कि कभी मान लो देश संकट की स्थिति में जाता है तो उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होंगे? ट्रेंड लोग होंगे। जैसे आज मैं गया, आज मैं ज्वाइन किया, 3 साल में सेना में काम करके वापस चला आया, फिर से अपने एजुकेशन हब में आ गया और यहां पर पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। तो मेरा भी जीवन चल रहा है, लेकिन मैंने सेना की एक आर्मी की जो ड्यूटी होती वो किया है, वहां के सब चीज जानता हूं, मैं पूरा ट्रेनिंग किया हूं। तो कभी अगर हमारे देश में संकट आएगा, ऐसी संकट की स्थिति बनती है, तो फिर मैं जो है अपने देश के लिए फिर से मैं खड़ा हो सकता हूं, उस लड़ाई के लिए तैयार हो सकता हूं। तो एक ये भी फायदा मिलेगा, ठीक है। और उससे जो आर्मी है ना, उसको भी फायदा मिलेगा। क्या है कि नए नए युवक आ जाएंगे, और ऐसा नहीं कि केवल छोटे मोटे पद पर, आर्मी में जितने बड़े बड़े रैंक है ना, वो सब भी ओपन कर दिए गए इस काम के लिए, तो इसको भी आप याद रखिएगा। करा 60 सर्विस कमीशन के द्वारा सेना में आने पर न्यूनतम अवधि पहले कितना थी? 10 वर्ष के लिए होती थी, जबकि टूर ऑफ ड्यूटी में यह अवधि केवल 3 साल के लिए कर दी गई है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए कुछ मई में प्रमुख दिवस हैं, वो भी आप याद रखिए। क्या है ना, कभी कभी इंपॉर्टेंट डेज या दिवस से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो यहां पर देखिए विश्व दूरसंचार दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 4 दिया है। चारों आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है विश्व रेड क्रॉस दिवस। पूछो क्यों? पूछो क्यों दोस्तों? इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है इसको, ठीक है। तो याद रखेगा इस सोसाइटी को, ये रेड क्रॉस जो सोसाइटी उसको, और ये हर वर्ष मनाया जाता 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को यह मनाया जाता। तो ये मैंने पहला 8 मई सेट कर दिया, ठीक है। अब यहीं से आप देख सकते हैं तीसरे का ए सेट है। तीसरे में ए कहां पर है? तो देखिए तीसरे में ए यहां पर है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगर आप सही तरीके से पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही कर देंगे। अब देखिए विश्व दूरसंचार दिवस क्या हो गया? ये 17 मई को आ गया। विश्व अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को हो गया, और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा। मैं सोच रहा हूं क्यों ना आपको पूरा मई का एक साथ दे दिया जाए, ठीक है, वो भी यहां पर दिया गया, तो इसको आप देख सकते हैं। एक बार पहले चारों पर नजर डाल लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करते हैं। संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, म्यूजियम के प्रति आपका विचार कैसा है? म्यूजियम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि म्यूजियम क्या करता है? म्यूजियम एक ऐसा जगह होता है जो पुरानी चीजों को संकलित सुरक्षित करके रखता है और आगे की पीढ़ियों को बताता है कि भाई देखो हमारे देश में ये चीजें थी, ये घटनाएं घट चुकी हैं, तमाम जानकारियां प्राप्त होती है। तो म्यूजियम होना चाहिए, ठीक है। 18 मई को 1977 में सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस दिवस की शुरुआत किया था। तब से हर 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। दूसरा दे रहा विश्व दूरसंचार दिवस। दूरसंचार की शुरुआत की बात करें तो भारत में आई थिंक 1982 के आसपास से दूरसंचार की शुरुआत हुई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 17 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस घोषित किया था। 17 मई 1865 को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की भी स्थापना हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 17 मई को मनाया जाता है, विश्व हाइपरटेंशन दिवस। और आजकल ज्यादा लोग जो हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं। हाइपरटेंशन मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना। कुछ लोग तो जरूरी है जिनके लिए सोचना वो सोच रहे हैं, कुछ लोग बिना वजह के सोच रहे हैं। यार 4 दिन की जिंदगी है, आराम से जियो, मस्त होके जियो, एंजॉय करो, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए एक बार मई के महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उसको मैं आपको बता देता हूं, और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें मैं टिक भी कर देता हूं। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, वर्ल्ड ट्यूना डे, ठीक है। ट्यूना डे एक जीव, ट्यूना क्या एक जीव का नाम है, तो याद रखेगा वर्ल्ड ट्यूना डे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला भी आप याद रखेगा। 5 मई को अस्थमा दिवस है, मिडवाइफ डे है, और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है, इसको भी याद रखेगा। मिडवाइफ डे बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि नर्स को लेकर के काफी सारे नए नए कार्य किए जा रहे हैं, और शायद किसी वर्ष को
इसके लिए जो है नामित भी किया गया। तो ये 5 मई को ये भी याद रखेगा। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस, बीआरओ का नाम सुना होगा, उसके स्थापना दिवस है, ठीक है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस भी दिवस है, विश्व थैलीसीमिया दिवस भी है, थैलीसीमिया एक रोग है, याद रखेगा। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, देखिए नर्स दिवस एक यहाँ भी है और एक यहाँ पर मिडवाइफ डे है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये नर्स दिवस वाला ये चर्चा में चल रहा है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा, ठीक है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार या हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है 17 मई को। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है 18 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 मई को, ठीक है, राजीव गांधी जी की हत्या इसी दिन हुई थी। और विश्व जैव विविधता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 मई को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब है, 27 मई को। और विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को। दोस्तों ये मई के पूरे इंपॉर्टेंट डेज थे, उसको आप याद रखेगा, क्योंकि परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये सब फिलहाल स्टैटिक जीके में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। करण निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य तो हम बता ही देंगे, क्यों, इस पे मैंने प्रिलिम्स फैक्ट भी बनाया था, आपको बताया था कि पूरा का पूरा इशू क्या था, कैसे ये तूफान शुरू हुआ, कैसे क्या है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। कर हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? अम्फान नाम है। अम्फान नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो चक्रवाती तूफान है अब इसका आकार बड़ा हो गया, तो अब ये साइक्लोन का नाम बदल करके सुपर साइक्लोन हो गया है। इससे पहले सुपर साइक्लोन कब आया था? 1999 में आया था, लेकिन उस सुपर साइक्लोन का कोई नाम नहीं था, क्योंकि उस समय साइक्लोन का कोई नाम दिया ही नहीं जाता था। साइक्लोन के नाम देने की व्यवस्था कब से शुरू हुई? सन 2004 से शुरू हुई, भारत की अगुवाई में ही शुरू किया गया। और यहां पे देखिए दे रहा है कि इसकी व्यवस्था 2014 में शुरू हुई, तो गलत है कि नहीं? यानी तीसरा वाला कथन यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों कुछ लोग नाराज भी हमसे कहते हैं कि करंट अफेयर में इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन आप देते हो। दोस्तों ये बताओ, अगर मैं टिपिकल क्वेश्चन बनाऊंगा तो फायदा यार आपका है। मैं यहां एक लाइन का प्रश्न पूछता कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का नाम है, दे देता, तितली नाम है, अम्फान नाम है, हरिकेन नाम है, ऐसे ऐसे 4 नाम दे देता, आप उसमें बता देते अम्फान नाम है, क्या मिल जाता? क्या मिल जाता? यहां पे थोड़ा टिपिकल कर दिया कि आप ये भी जानो कि अम्फान है, आप ये भी जानो कि इसका नामकरण थाईलैंड ने किया, आप ये भी जानो कि नामकरण की व्यवस्था 2014 नहीं 2004 से शुरू हुई है। यार जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतना अच्छा एग्जाम में आप तैयार रहोगे, फायदा आपका है। आप इस करंट अफेयर को पढ़ते चले, बाकी जहां भी करंट अफेयर पढ़ते हैं ना उससे कंपेयर जरूर करें। आप दुनिया में हर जगह कंपेयर करते हो ना कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, तो आप अपने लिए बेस्ट ढूंढो तो सही, आपको पता चलेगा बेस्ट क्या है। तो पहला और दूसरा यहां पे सही हो जाएगा, तीसरा कथन गलत हो जाएगा, तो ए और बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने आपको बता दिया पूरी कहानी, तो इसको आप याद रखिएगा। करें WHO से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। WHO से संबंधित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। करें WHO का गठन 7 मई 1948 को हुआ था। पहला कथन। इस तरह के प्रश्न आपके यूपीएससी और पीएससी की परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, और आगे जब कंपटीशन टफ होगा ना तो इसी तरह के प्रश्न आपसे खूब पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप अभी से तैयार रहोगे, ये चीजें आपकी आदत में रहेंगी, तो आप बेशक गलती नहीं करोगे एग्जाम में। चलो जल्दी से बताओ, करें WHO का गठन। अब आपको याद होना चाहिए WHO का गठन, पूछ सकता है परीक्षा में। दूसरा दे रहा, हाल ही में भारत WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भी चुना गया है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि भारत चुना गया है, हालांकि बहुत सारे देश सख्ती में आ गए। पता है जापान की जगह पे भारत को चुना गया है, और बहुत सारे देश सख्ती में आ गए कि यार कि बताओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुन लिया गया भारत को, और भारत ने कड़ा रुख भी अपनाया और डिसिप्लिन के साथ, बिल्कुल अनुशासन के साथ जो है वहां पर वो काम कर रहा है अपना। लेकिन यहां पर एक कथन गलत हो गया। यहां पर जो दे रहा है ना 1948, ये बिल्कुल सही, लेकिन ये 7 मई दोस्तों गलत है। 7 मई नहीं, याद रखेंगे WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। डेट भी सही है, 7 तारीख सही है, लेकिन मई की जगह पे अप्रैल होगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। तो याद रखें पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल बी सही है। यहां पे क्या उत्तर हो जाएगा? केवल बी सही है। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मजा आ रहा होगा आपको। मैं बड़ा लिमिटेड प्रश्न आज लेकर आया हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। एक चीज और देखिएगा यहां पर, एक चीज और देखिएगा, और WTO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। कोरोना की इस महामारी के बीच WTO के जो 6वें महानिदेशक थे रॉबर्टो एजोवेडो, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि 31 अगस्त को जाकर के उनका इस्तीफा मंजूर होगा, मतलब इस पद से वो हट जाएंगे। लेकिन सोचो इतनी बड़ी महामारी के बीच में इतने बड़े
पद से इस्तीफा देना ये अपने आप में कितना टिपिकल काम है। तो WTO से संबंधित ये कथन है, इसको भी आप याद रखेगा। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया। पहले आप मुद्दा समझो, ऐसा नहीं कि इसके पहले FDI इतना नहीं था, लेकिन यहां पर सरकार क्या कर रही है ना, जैसे देखो अपने देश की बात करते हैं, सीधे सीधे अपने देश की बात करते हैं। अपने देश में क्या हो रहा है दोस्तों, आजकल रक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी मंशा कुछ ठीक नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, दोनों की मंशा भारत के प्रति ठीक नहीं। क्यों? आए दिन ये लोग हमसे उलझते रहते हैं और एक नई समस्या लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में भारत अपने रक्षा बजट को बढ़ाए, ये भारत के लिए अति उत्तम है, ये सबसे जरूरी कार्य है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले जब से मोदी सरकार बनी है, हालांकि उसके पहले का डेटा भी है मेरे पास, लेकिन इधर बीच क्या है, मतलब 2020 के पास में जितना हो गया, मतलब 14 नहीं, मैं बात कर रहा हूं 16, 17, 18, 19, अगर पिछले 3-4 वर्षों की बात करें तो रक्षा बजट में काफी विस्तार हुआ है और भारत अलग अलग देशों से जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो लेके आई जा रही हैं, और वो हमारे आर्मी को और हमारे जो नेवी हैं उन सबको दिया जा रहा है, ताकि वो लोग क्या हो पाए, एयरफोर्स को तमाम चीजें दी जा रही हैं कि भाई वो एकदम अपडेटेड रहें हर चीज से, नई नई चीजें उनके पास है, ताकि अगर कभी इस तरह की लड़ाई जैसा माहौल बने तो हम किसी भी तरीके से पीछे न रहें। ठीक है, तो मंशा की वजह से ऐसा हो रहा है। और भारत में ऐसा नहीं कि भारत सिर्फ विदेशों से सामानों को खरीदने के लिए आगे बढ़ा है, भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में जो निर्माण कार्य भी हो रहे हैं उसमें भी चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में ही हो। तो इसके लिए जो ऑटोमेटिक रूट है, मतलब जहां सरकार की परमिशन नहीं है, अभी तक क्या था कि मान लो कोई विदेशी व्यक्ति है, आप ऐसे समझो मेक इन इंडिया के तहत भारत में कोई सामान बनना, मान लो एक तोप बनाई जा रही है, ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत। अब जाहिर सी बात है तोप बनाई जाएगी तो पैसे लगेंगे तो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बाहर से जो पैसा आता था ना, इसका लिमिटेशन था 49%। कितना था? 49%। अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया कि भारत सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, 74% तक निवेश जो बाहर का है वो लिया जा सकता है यहां पर, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य हो, पहले हमारे पास भंडार हो, बाद में हम चीजों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है यहां पर याद रखेंगे 74%। ये ऑटोमेटिक जो रूट की बात कर रहा है ना, मतलब सरकार की बिना अनुमति के 74% तक निवेश किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट में। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उसको बताइए आप। पहला लिख रहा है WHO द्वारा इसका आयोजन सेंट पिट्सबर्ग नहीं होता, पिट्सबर्ग होता है, सेंट पिट्सबर्ग में किया जा रहा है। पहला ही गलत है, पिट्सबर्ग में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है जेनेवा में। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है ना, तो याद रखेगा ये जेनेवा में हो रहा है। WHO का ये जो आयोजन किया जा रहा है, ये 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन ये जेनेवा में किया जा रहा है। तो पहला वाला कथन यहां पर गलत है। दूसरा दे रहा है, भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया है। देखिए क्या है ना, आप सभी को पता है कि कोरोना की जांच को लेकर के काफी देश जो है एक साथ आ खड़े हुए हैं। तो यहां पर WHO आगे बढ़ करके 62 देशों का गठबंधन तैयार किया ताकि इसकी सही तरीके से जांच की जा सके। तो यहां पर दूसरा वाला कथन तो सही हो जाएगा, लेकिन पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखें पिट्सबर्ग में नहीं हुआ है, ये जेनेवा में हुआ है। ठीक है, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। याद रखेगा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बार बार कहता हूं ये आपके फायदे की चीज है। ठीक है, अगर डाउनलोड करेंगे तो बेशक आपको इतनी सारी चीजें यहां पर दी गई हैं कि आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के एक गांव जिसका नाम है क्विनिन नोंगलादेव। दोस्तों आप कहोगे सर क्विनिन को सुना सा नाम लगता है, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन का नाम सुना था ना, तो बस उसी से याद रखिएगा क्विनिन। यहां हमने कुनैन का नाम भी सुना है। सर वो जो सिनकोना की छाल से कुनैन मिलता है मलेरिया वाली दवा के लिए, हाँ उसी की बात कर रहा हूं। कारण मेघालय के एक गांव क्विनिन नोंगलादेव, गांव का नाम भी ऐसा है। हाँ, ऐसा ही ना है कि स्थानीय लोगों को ने कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए क्विनिन का पता लगाया है। उस गांव का नाम भी क्विनिन है और वहां के लोगों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक दवा का नाम पता लगाया जिसका नाम क्विनिन है। चलो, दूसरा लिख रहा है कि इस नाम सिनकोना, इसका जो क्विनिन नाम है, इसका नाम सिनकोना की छाल से निकाले गए एल्कालाइड क्विनिन के नाम पर रखा गया। बिल्कुल सही है। तीसरा दे रहा है, मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्विन और कुनैन के रूप में प्रसिद्ध क्विनिन सल्फेट नाम के दवा का उपयोग होता रहा है। तो यहां पर दिया गया तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। ये मेघालय से मिला, ये भी आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे तीनों कथन आपका सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कारण नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के किस हिस्से को शामिल दिखाया है। हाँ, ये एक नया इशू आके खड़ा हो गया। अभी तो भारत चीन के बीच में आपने विवाद का मामला देखा कि पोंगोत्सो झील में चीन ने अपनी पेट्रोलिंग बोट की संख्या बढ़ा करके तिगुना कर दिया। पहले 3 पेट्रोलिंग बोट चला करती थी, अब वहां पे 9 पेट्रोलिंग बोट को लगा दिया। इसको लेकर के झड़प भी हुआ, ठीक है, एक झड़प भी हुआ। एक झड़प आपके सिक्किम साइड में भी हुआ, ठीक है। 5 मई को झड़प जो हुआ था जम्मू कश्मीर साइड में हुआ था, 9 मई को जो झड़प हुआ वो आपके सिक्किम साइड में हुआ। भारत ने अपना एक जो है मैप, सॉरी भारत ने नहीं दिखा, भारत का जो मैप आया था वो तो नवंबर 2019 में आया था, जिसमें भारत का नया नक्शा जारी हुआ था। उस समय भी नेपाल ने आपत्ति दर्ज किया था। इस बार नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है, ठीक है। और उस नए नक्शे में नेपाल ने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा जो जगह है दोस्तों, उसको अपने नक्शे में शामिल कर लिया। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि नेपाल का कहना है कि काला पानी, और जो हम लोग आम पढ़ते हैं ना अपने दर्रा वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं, आपने परीक्षा में भी देखा होगा लिपू लेक दर्रा कहाँ है, तो हम लोग लिखते हैं भारत में। अब देखिए यहाँ पर ये जो दर्रा है ना, ये दर्रा भी नेपाल का कहना है कि हमारे देश का दर्रा है, ठीक है, इसमें भारत का अधिकार नहीं है। तो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा ये नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल करके दिखाया है। तो भारत जो है इसके लिए जो है आपत्ति दर्ज किया है कि भाई ये तो आपका हिस्सा था नहीं, ये तो हमारा हिस्सा था। और उसके लिए भारत ने बताया भी कि जब हमारी लोग जो है मानसरोवर यात्रा करते हैं, अमरनाथ के लिए दर्शन करने जाते हैं, तो इसी दर्रे के पास से गुजरते हैं। ये दर्रा भारतीय सीमा क्षेत्र में आता है, ना कि नेपाल के सीमा क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी नेपाल ने दावा किया कि महाकाली नदी के पूर्व का जो पूरा एरिया है वो नेपाल के सीमा क्षेत्र में आता है, और भारत जो है इस पर जो है खड़ा है, ठीक है, तैयारी करके कि नहीं ये हमारा है और हमारा ही है रहेगा। कर पिनंगा अंडमानेंसिस, नाम थोड़ा कठिन है, आप याद रखिएगा, पिनंगा अंडमानेंसिस। अंडमानेंसिस तो ये लग रहा है सर अंडमान से रिलेटेड कोई चीज होगी ना, अंडमानेंसिस बिल्कुल सही है। कर पिनंगा अंडमानेंसिस से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। कर यह दक्षिणी अंडमान, उत्तरी और दक्षिणी, आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है जल्दी से बताइए, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखें दोस्तों, अंडमान में भी 2 अंडमान है, 3 अंडमान है, एक उत्तरी अंडमान है, एक मध्य अंडमान है, एक दक्षिणी अंडमान है, ठीक है। या आपने और एक निकोबार में जाएंगे तो निकोबार और कार निकोबार का नाम सुना होगा, ये दक्षिणी अंडमान की बात कर रहा है। लेकिन दक्षिणी अंडमान द्वीप के दुर्लभ ताड़ की एक प्रजाति का नाम है, ताड़ का वृक्ष देखा है ना, तो ताड़ की एक प्रजाति का नाम है जो अति दुर्लभ प्रजाति है, मतलब उसकी प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो रही है, इसलिए दुर्लभ कहा गया, बड़ा मुश्किल से मिल पाता है ताड़ की प्रजाति, उसका नाम है पिनंगा अंडमानेंसिस, ठीक है। कर हाल ही में इसको जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से पेलोदे यानी केरल में उगाया जाएगा। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर दुर्लभ है एक जगह मिलता है, तो जिस तरह से कोई प्रजाति अगर दुर्लभ होती तो उसका संरक्षण किया जाता है, तो इस पादप का भी संरक्षण किया जा रहा है। और जो यहां पर जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन है उसकी मदद से केरल में इसको उगाने का कार्य चल रहा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे दिया गया दोनों कथन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लेकिन अब पिनंगा अंडमानेंसिस जिसे एक समय में विलुप्त प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया था, यह एरोका ताड़ से संबंधित है। दक्षिणी अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क के एक छोटे से क्षेत्र में 600 पौधे पाए जाते हैं लगभग। कहां याद रखेगा, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है माउंट हैरियट। तो क्या क्या परीक्षा में आपसे इस ताड़ के बारे में ना पूछ करके इस नेशनल पार्क के बारे में पूछ दिया, बताइए माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहां है। अब आधे लोग परेशान, सर ये कौन सा प्रश्न पूछ दिया। अरे पता है आपके परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है ना, तो उसका कोई ना कोई कोरिलेशन होता ही होता है, किसी न किसी मुद्दे से संबंधित चर्चा का विषय रहता है और वही चीजें पूछी जाती है। तो यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। दूसरा दे रहा है भारतीय मुख्य भूमि पर अंडमान द्वीप के दुर्लभ ताड़ के जर्म प्लाज्मा का संरक्षण किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय यदि अंडमान गलती से नष्ट भी हो जाए तो इसका निरंतर अस्तित्व बना रहे, मतलब ये लुप्त प्रजाति जो है ये बना रहे, इसीलिए इसको उगाया जाए। निम्नलिखित पुस्तकों और उनसे संबंधित लेखक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सत्य है। देखिए 3 किताबों का नाम दिया है और आपको जानना है कि कौन सी किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं। पहली किताब है दोस्तों होप ऑन, ठीक है। ये होप ऑन जो किताब है ये किसने लिखा है, देखिए पूरी किताब का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ठीक है। तो ये किताब है जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, याद रखेगा। रस्किन बॉन्ड नाम पढ़कर ऐसा लगता है कि कोई विदेशी व्यक्ति होंगे, बट ऐसा
ऐसा है नहीं, ये भारतीय व्यक्ति हैं और मसूरी के रहने वाले हैं दोस्तों। और जब भी कोई किताब लिखते हैं तो आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, तो आप याद रखेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है किताब, और नाम क्या है दोस्तों, होप शांत। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगला है फाइंडिंग फ्रीडम। फाइंडिंग फ्रीडम याद रखेगा दोस्तों, फाइंडिंग फ्रीडम लिखा है इसको भी कैरोलिन डूरंड ने। तो याद रखें, कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आपने डूरंड नाम से कुछ आपको याद आ रहा होगा कि डूरंड रेखा, डूरंड रेखा कहां खींचा गया है, तो आपको पता होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा खींची गई है। उस समय पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, तो बाद में पाकिस्तान बना 1947 में, जब देश आजाद हो गया तब रेडक्लिफ रेखा खींची गई। उसके पहले डूरंड रेखा था जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। तो याद रखेगा डूरंड फाइंडिंग, डूरंड ने फाइंड किया कि कौन सा जगह कहां पर है, तो याद रखेगा। वुहान डायरी नाम तो अच्छा है और किताब आपसे बेशक पूछा जा सकता है परीक्षा में, क्योंकि वुहान से ही अभी हाल ही में कोरोना की शुरुआत हुई थी। वुहान जो कि एक शहर का नाम है, चीन में है। ठीक है, तो याद रखेगा वुहान डायरी एक किताब आई है, उस किताब को लिखा है फांग ने, तो नाम ही चाइनीज है ऐसा दिखने में लग रहा है, तो आप जो है सही उत्तर चूज कर सकते हो। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं और किताबों से आपकी परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर हाल ही में चर्चित शब्द हंको संबंधित है, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी की परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं कि भाई हंको जो शब्द है, ये जो चर्चित शब्द है किससे संबंधित है। पहला दे रहा है एक नया वायरस है, तो याद रखेगा दोस्तों हंको कोई वायरस नहीं है। हाँ, इससे मिलता जुलता एक वायरस का नाम सुनने को मिला था जिसका नाम था हंता वायरस। क्या नाम था, हंता, नाम सुना था ना, वो चूहे की वजह से फैला था, हालांकि उस पर कंट्रोल हो गया, उससे कोई ज्यादा हानि नहीं हुआ। तो याद रखेगा हंता वायरस वो था, ये हंको दिया है। तो हंको जो शब्द है दोस्तों ये वायरस नहीं है। दूसरा दे रहा है लकड़ी या प्लास्टिक की मुहर, तो इसके बारे में भी सोचा जाएगा। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है सांप की प्रजाति, तो याद रखिए सांप की प्रजाति भी नहीं है, ये क्या है, याद रखिएगा लकड़ी या प्लास्टिक की मुहर है। आज भी इस तरह की मुहरों का इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर, जापान में किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी कोई आधिकारिक दस्तावेज होता है उस पर जो सिग्नेचर होता है, या तो ओरिजिनल सिग्नेचर होता है या तो डिजिटल सिग्नेचर का आज एक जमाना स्टार्ट हो गया, तो डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है। लेकिन आज भी कुछ सुरक्षा कारणों की दृष्टि से जापान में ये जो हंको मुहर है ये बड़ा प्रचलित है वहां पर। और जब ये कोरोना आ गया तो कोरोना जान रहे हैं कि संक्रमण की वजह से फैल रहा है, तो ऐसे में इसे बंद करने की भी काफी मांग चल रही। तो याद रखिएगा क्या है, प्लास्टिक या मुहर की रबड़ होता है जिसका नाम है हंको। तो इसको आप कोविड-19 की वजह से आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन सा है, ये आपके सामने एक प्रश्न आया है। तो जल्दी से आप बताइए इसका उत्तर कि कौन सा देश है दुनिया का पहला विकसित देश जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ कोविड-19 से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जापान। जापान जो कि एक विकसित देश है और वो कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा आया है। हुआ क्या, मैं यहाँ की पूरी कहानी बताना चाहूंगा। जब 2008-9 में मंदी आया था उस समय भी जापान बड़ा प्रभावित हुआ था, रिसेशन में चला गया था। उसके बाद धीरे धीरे जापान ने ग्रोथ किया। 2014-15 तक जब एक बार फिर से वाकई स्टैंड होता, 2015 में फिर से एक बार मंदी आ गया और फिर एक बार वो जो है रिसेशन में चला जाता है। अब जब 2020 में कोरोना आया है, अभी ये खड़ा ही हुआ था कि तब तक कोरोना की वजह से फिर से रिसेशन में जा रहा है। तो आप इसको याद रखेगा, जापान आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और दोस्तों याद रखेगा यहाँ पर, ये जो मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं रेसेशन, ये रेसेशन क्या होता है, रेसेशन का मतलब क्या होता है। वैसे रेसेशन की कोई सटीक परिभाषा नहीं दी गई है, अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग इसका परिभाषा बताते हैं। बट आप याद रखेगा कि जब कोई इकोनॉमी लंबे समय तक निगेटिव ग्रोथ रेट दर्शाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे रेसेशन में चला जाना कहते हैं। जैसे अभी हमने शुरू में पढ़ा, पहला वाला क्वेश्चन दे रहा था यहाँ पे कि मूडीज ने कहा है, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मूडीज ने कहा कि भारत का जो ग्रोथ रेट होगा वो कितना होगा, वो 0% होगा। क्या होगा, 0%। तो अगर ये लगातार 2 क्वार्टर तक 0% रहे या निगेटिव में आ जाए तो इसको हम रेसेशन कहेंगे कि अब वो देश मंदी की चपेट में आ गया। तो जापान पहला विकसित देश है जो मंदी की चपेट में आ चुका है, इसको आप याद रखेगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां से आप टेस्ट भी दे सकते हैं और इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि टेस्ट आप जरूर से दीजिए, क्योंकि टेस्ट आपके लिए बड़ा जरूरी है। एक बार टेस्ट दे लिया ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। ठीक है, बाकी रही बात एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर ही लीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिसके माध्यम से आप बेहतर स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।